तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका डेली 9 बजे वाली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए चलाई जा रही है जो रेलवे 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, जैसे ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, NTPC, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर। तो इन सब के लिए अगर आप लोग GS की तैयारी करना चाहते हो तो GS के लिए आपकी बेटा क्लास मैंने स्टार्ट करी है। और प्लान ये है कि रेलवे के लिए पूरे साल ये क्लास चलेगी और 9 PM हमारी ये क्लास डेली होती है और क्लास के बाद आपको हर क्लास की PDF मिल जाती है। ठीक है भैया, तो इसी के साथ साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना आप लोगों को वेट कराए। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पॉलिटी से है, तो अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है हमारा। एक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को कार्यकाल समाप्त होने से पहले कार्यालय से डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? अगर कोई हाई कोर्ट का एक जज है, हाई कोर्ट के जज का जो टाइम पीरियड है वो है कि 62 साल तक उसकी रिटायरमेंट की एज है। अब वो 4 साल काम करेगा, 5 साल काम करेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन उसकी रिटायरमेंट की एज से पहले अगर उसको टर्मिनेट करना हो, अपनी सीट से हटाना हो, तो उसको बोलते हैं इंपीचमेंट। उसे बोलते हैं इंपीचमेंट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति साहब करते हैं और उनको इंपीच करने का, उनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को हटा देगा, यह सुनने में ही इलॉजिकल है। इसीलिए राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी से, संसद के अंदर 2/3 की मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन, एक बिल की तरह पास होगा, तभी राष्ट्रपति किसी इंसान को हाई कोर्ट के जज के पद से हटा सकता है। तो राइट आंसर इज कि प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति साहब हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आइए बेटा। स्वराज पार्टी इनमें से किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट होती है, चोरा चोरी मूवमेंट के बाद 1922 में खत्म हो जाती है। इस चीज से कई लोग नाराज भी थे कि महात्मा गांधी ने एक इवेंट को लेकर पूरी मूवमेंट को खत्म कर दिया। तो उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। तो पार्टी बनाई गई स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी को बनाया जाता है और उसमें 2 नाम मेन है, एक चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू। तो इसके जो अध्यक्ष बने, जो प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है CR दास। और इस पार्टी के जो सेक्रेटरी बने उनका नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम बच्चे? वो है मोतीलाल नेहरू। राइट, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी भारत में कब लौट कर आए? महात्मा गांधी भारत में 9 जनवरी 1915 को लौट कर आए थे, जिसके उपलक्ष्य में भारत में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। तो यस, करेक्ट आंसर इज 1915 इज द करेक्ट आंसर। 1915 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान की बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एंशिएंट इंडियन एक ट्रीटी की बात करी गई है, यानी कि एंशिएंट इंडियन यानी कि प्राचीन भारत काल के यहां पर बात करी जा रही है। और यहां पर यह बोला गया है कि एक बुक है संस्कृत में जो इकोनॉमिक्स की बात करती है, स्टेट क्राफ्ट की बात, यानी कि भैया आपसे वो शासन काल की बात भी कर रही है, आर्थिक नीति की बात भी कर रही है, सैन्य रणनीति की बात भी कर रही है। एक प्राचीन भारतीय आलेख या उल्लेख है जो संस्कृत में लिखा गया। और लिखा किसके द्वारा गया? लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य की बात करी जाए, ठीक है भैया, चाणक्य की बात करी जाए, दोनों एक ही नाम है। एंड करेक्ट आंसर इज अर्थशास्त्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर
धननंदा को हराकर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में। किसके साथ मिलके? चाणक्य या फिर कौटिल्य के साथ मिलके। चाणक्य मौर्य एम्पायर के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करते थे, ध्यान रखेंगे बात को, राइट। चलिए 5वां क्वेश्चन, आइए बेटा। Which among the following articles speaks about impeachment of the president of India? हम जब भारत के प्रेसिडेंट को लेकर बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को लेकर प्रेसिडेंट, कुछ अलग बोल गया ना, कि भारत के राष्ट्रपति को लेकर आर्टिकल्स एग्जाम में कई बार आते हैं। जैसे आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के पास होगी, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे ज्यादा जो ऊपर का एक लेवल है वो किसके पास होगा? भारत के राष्ट्रपति के पास होगा। साथ साथ आर्टिकल 54 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो चुनाव के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन चुनाव कौन से होंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। वहीं आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 भारत के राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है, ठीक है भैया। भारत के राष्ट्रपति के इंपीचमेंट का प्रोसेस लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों में से कहीं पर भी स्टार्ट हो सकता है, ध्यान रखेंगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज नॉट बिलोंग टू प्राइम मिनिस्टर? भारत का प्रधानमंत्री जिसके पास रियल पावर होती है, अगर भारत में कभी को पूछे कि रियल पावर होल्ड कौन करता है, तो भारत में रियल पावर प्रधानमंत्री के द्वारा होल्ड करी जाती है। इन चारों में से वो कौन सी पावर है जो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती है? एक एक करके पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने की सलाह देता है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेगा और मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे। लेकिन किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी है ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा और प्रेसिडेंट को बताएगा कि आपने इस मिनिस्टर को इस मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर यह है कि यह काम प्राइम मिनिस्टर की शक्ति है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है, हेड, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड का नाम है प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड का नाम है प्राइम मिनिस्टर। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहां पर हमारा बी भी प्राइम मिनिस्टर की एक पावर है। सभी मंत्रालयों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, यानी कि गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल मिनिस्ट्रीज, ये भी एक शक्ति है, ये भी एक पावर है बेटा किसकी? अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइम मिनिस्टर की। अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, डी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर की या प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। क्यों बोला सर आपको मैंने? वाई डी इज करेक्ट? मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की शक्ति राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति की हेल्प करता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अपॉइंटमेंट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की जब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, भारत में जब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन किया गया, तो उस केस में पहला अध्यक्ष कौन बना या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना? राइट आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग, पहली बैठक होती है और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। केवल 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, राइट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला प्रेसिडेंट कौन बना? तो राइट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए बेटा। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी का मकबरा इन चारों में से कहां पर स्थित है? मैं आपको एक हिंट दे दूं कि शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में स्थित है। अब आप बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अब आप बताइए कि इन चारों में से अकॉर्डिंग टू यू कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आप मेरे को आंसर दे देंगे,
मुझे लगता है कि आप मुझे आंसर इसका बिल्कुल दे देंगे। तो यस, करेक्ट आंसर इज सासाराम इन बिहार इज द करेक्ट आंसर। सासाराम इन बिहार इज द करेक्ट आंसर। ये देखो यहां पे आप कि शेरशाह सूरी की टॉम की बात करी गई है, तो शेरशाह सूरी की टॉम है ये, ठीक है। यहां दिख रहा है आपको कि शेरशाह सूरी टॉम, ये सासाराम बिहार में है, ये सासाराम बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए। क्या पूछा गया भाई अगले क्वेश्चन में? विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेजेस जनरली डिनोट्स नेशनल इनकम। अभी एक आज पेड क्लास थी 4 से 5 में, जो हमारा CGL CHSL का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसी क्लास में आज मैंने यही टॉपिक पढ़ाया कि नेशनल इनकम किसे कहा जाता है। और यह क्वेश्चन CGL में, CHSL में, रेलवेज में कई बार आ चुका है। नेशनल इनकम मतलब होता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। राइट आंसर इज दिस, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपसे एग्जाम में कभी कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय आय का जो एब्रीवेशन है या शॉर्ट फॉर्म है उसे क्या बोलते हो आप, उसे बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। NNPFC इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें, तो राइट आंसर इज डी। अब अगर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है बेटा, तो फिर तो देखो आपको हमारे जो बैच में थ्योरी कवर कराई जाती है वहां पर जुड़ना पड़ेगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर, कौन से साल में शिकागो में, शिकागो कहां है? शिकागो USA में, एक वर्ल्ड रिलीजन की कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर स्वामी विवेकानंद ने भी उसको अटेंड किया था। उस समय के लिए कोई इंडियन USA में जाकर एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा है, तो आई थिंक आप ये बात समझ सकते हो कि ये एक भारत के लिए अभी भी और उस समय भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज 1893 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज 1893 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसके साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा देखें इसके बारे में। यहां बैठे हैं स्वामी विवेकानंद साहब, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। शिकागो USA के अंदर हुई थी, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 2 प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स फिस्कल पॉलिसी के बारे में, यानी कि राजकोषीय नीति के बारे में बात करती है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है भारत देश का बजट। भारत देश के बजट में भारत सरकार की इनकम कैसे आएगी और उस इनकम को खर्च कहां पर किया जाएगा, यह बात करी जाती है। तो अगर भारत देश की मैं इनकम की बात करूं तो टैक्सेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी बात करेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी फिस्कल पॉलिसी के अंदर बात करी जाती है। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम डैश टू डैश। बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट कब से लेकर कब तक था? बहुत सिंपल और लॉजिकल आंसर है। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, या भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो भारत 2 हिस्सों में बट गया। भारत 2 हिस्सों के अंदर बट गया। जैसे मानो कि अगर एक बॉक्स बनाए ऐसे कि मानो कि अगर ये इंडिया है, ऐसे अगर बॉक्स बनाया जाए, तो भारत के इस तरफ बना बांग्लादेश, भारत के इस तरफ बना ईस्ट पाकिस्तान, भारत के इस तरफ बना ईस्ट पाकिस्तान, और भारत के यहां पर बना वेस्ट पाकिस्तान। क्या बना बेटा? यहां पर बना वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, बात समझ आ गई? 1947 में तो यह हुआ था, लेकिन 1971 में भारत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को मेन पाकिस्तान से अलग किया गया और ईस्ट पाकिस्तान को बनाया गया नया देश, और उस नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। उस नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज 1947 से लेकर 1971 तक। आपको पता है ना कि इंडो पाकिस्तान एक वॉर हुआ था।
इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में। 1971 के वॉर में इंडो पाक में भारत ने जीत हासिल करी थी और लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन का यहां पर काम हुआ था। बांग्लादेश को अलग कंट्री बनाया गया था। ठीक है, तो बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बनाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब? राइट आंसर इज 1906 इज द करेक्ट आंसर। 1906 इज द करेक्ट आंसर। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की बात करी गई, मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई ढाका के अंदर। 1907 में सूरत स्प्लिट की बात करी गई। सूरत स्प्लिट के अंदर नरम दल, गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, कांग्रेस के दो अलग हिस्से हो गए। 1909 में मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स, मुसलमान भाइयों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। 1911 में दिल्ली दरबार की बात करी गई, जहां पर अनाउंस किया गया कि कलकत्ता को हटाकर दिल्ली को नई राजधानी बनाया जाएगा। और 1912 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया। राइट, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। 14th क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड बाय अली ब्रदर्स। खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला था। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, लेकिन ब्रिटिशर्स की जीत हुई। तो ब्रिटिशर्स ने टर्की में क्या था कि जो खलीफा था, कैलिफ, जो मुसलमानों का स्पिरिचुअल लीडर था, उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, उसकी फुल इंसल्ट भी करी। तो ये चीजें मुसलमान भाइयों को या पूरे दुनिया के मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो भारत में मुस्लिम्स ने 1919 में क्या किया? खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर दो, क्योंकि इसमें 1919 के अंदर भी यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ईयर दिया गया है। तो बताइए बेटा कि खिलाफत मूवमेंट कहां पर स्टार्ट करी गई थी? कितना प्यारा इन्होंने बोला है ना भैया? कि तो बताइए कि खिलाफत मूवमेंट कहां पर स्टार्ट करी गई थी? बताइए कि भारत के कौन से पार्ट में? तो यस, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। 1919 में दिल्ली में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। फिर 1920 में इस खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ महात्मा गांधी ने मिला भी दिया था। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। यहां पर ए नहीं होगा बेटा, इसका आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला, विच रूलर ऑफ कैलिकट वर वेलकम्ड वास्को डिगामा? वास्को डिगामा ने 1498 में यूरोप से इंडिया तक का एक सी रूट, यूरोप से इंडिया तक का समुद्र का रास्ता फाइंड किया था। यूरोप से इंडिया तक का एक सी रूट और समुद्र का रास्ता ढूंढा था, और उनका कैलिकट के तट पर किंग ज़ेमोरिन ने स्वागत किया था। तो यस, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बेटा सी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट किया? इनमें से कौन से सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट किया? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक बहुत ज्यादा डेयरिंग और एक स्मार्ट सुल्तान की तरह दिखाया गया है, लेकिन ये वाला जो इनका मूव था वो कहीं से भी स्मार्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले तो ये पूरे के पूरे लोगों को उठाकर अपना ये दौलताबाद में ले गए, फिर वहां जाकर पता लगा वहां पर पानी नहीं है, तो वहां से फिर दोबारा उनको वापस दिल्ली लेकर आए। तो आने जाने में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई लोग बिल्कुल पीड़ित हो गए थे। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? यानी क्या पूछा गया है? इकोनॉमिक प्लानिंग। हम जब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कितनी होती हैं या इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो इकोनॉमिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा इन दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे, जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो इकोनॉमिक प्लानिंग में, इकोनॉमिक प्लानिंग की बेटा बात करी जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी गई है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में यह कहा गया है कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट होगी जो पूरा इकोनॉमिक, पूरे देश के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में यह फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से ही लिया गया है। तो राइट आंसर इज सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था इज द करेक्ट आंसर। सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था बेटा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अगर यह क्वेश्चन 2019 से पहले पूछा जाता तो इसका आंसर इस पूरे के पूरे चारों के स्टेटमेंट में, चारों ऑप्शन में दिया हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू 104वें संविधान के संशोधन की वजह से क्या हुआ, 2019 से पहले की बात करी जाती, 104th संशोधन से अगर पहले की बात करी जाती तो क्या होता कि जो लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स थी वो थी 552, और जो उस समय प्रेजेंट सीट थी वो थी 545। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स हैं उनको 550 कर दिया गया है, और जो अभी प्रेजेंट सीट है उनको 543 कर दिया गया, 543 कर दिया गया। माइनस 2 सीटों को, 2 सीट्स को माइनस कर दिया गया। तो ये 2 सीट्स कौन सी हैं? जो पहले 2 सीट्स एंग्लो इंडियन के लिए, जो पहले 2 सीट्स एंग्लो इंडियन के लिए अलग रखी गई थी उसको यहां पर अलग माइनस कर दिया गया। तो चारों में से बेटा कोई भी करेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन जरूर याद रखनी है, लेकिन आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन जरूर याद रखनी है। राइट, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है, वो इन चारों में से कौन से रिलीजन के साथ आप लोग बिलोंग करोगे? राइट आंसर इज जैनिज्म। जैनिज्म का बेसिकली मानकर चलो एक स्पिरिचुअल प्लेस है श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है। राइट, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 20वां, Who among the following is not associated with the Mughal Empire? इन चारों में से मुगल एम्पायर से आप किसको बिलोंग नहीं करोगे? इन चारों में से मुगल एम्पायर को आप किससे बिलोंग नहीं करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए भैया क्या आंसर होगा? और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा हिस्ट्री तो आप मेरे को मुझे इसका आंसर करेक्ट दोगे। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर आपने एक बैटल पढ़ी है, एक बैटल है बैटल ऑफ चौसा, अगर आपने एक बैटल पढ़ी है बैटल ऑफ चौसा, तो बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में होती है, वो हुई थी हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। अगर शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी को स्थापित करना चाह रहा था तो राइट आंसर इज शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, थोड़े से हम ट्राई करेंगे इसके बाद साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हारा 21वां क्वेश्चन साइंस के लिए कि कॉनकेव लेंस इनमें से किस प्रकार की इमेज क्रिएट करता है? कॉनकेव लेंस किस प्रकार की इमेज क्रिएट करेगा? राइट आंसर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस कॉनकेव लेंस के द्वारा क्रिएट करी जाती हैं। लेंस को लेकर, मिरर को लेकर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कई बार आता, जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। थोड़ा सा आपको पढ़ा दूंगा मैं इसके साथ साथ भी
जैसे ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये वाला बेटा आपका कन्वेक्स लेंस है, ये बेटा आपका कॉनकेव लेंस है। दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की अगर बात करी जाए तो कन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल इमेजेस को क्रिएट करता है। इसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। कनकेव ऑलवेज गिव यू वर्चुअल, कनकेव ऑलवेज गिव यू वर्चुअल इमेज। यहां पर रियल इमेज क्रिएट नहीं होगी, तो राइट आंसर इज कनकेव लेंस। इसके साथ साथ कनकेव लेंस यूज कहां पर होता है? दूरदर्शिता। अगर किसी की दूर की नजर खराब है, अगर किसी की दूर की नजर की प्रॉब्लम है, फार साइटसनेस की प्रॉब्लम है, तो उसके चश्मे में कन्वेक्स लेंस को यूज किया जाएगा। दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। वहीं पर अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया, अवतल लेंस का उपयोग या कनकेव लेंस का उपयोग मायोपिया को ठीक करने के लिए। इसमें निकट दृष्टिकोण, जिसको नियर साइटसनेस की पास का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके चश्मे के अंदर कॉनकेव लेंस, जिसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा, उसके चश्मे में कन्वेक्स लेंस। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप चाहो तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में कई काम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। आपने टीयर गैस का नाम सुना होगा। जैसे कहीं पर दंगा हो रहा है तो पुलिस वाले टीयर गैस छोड़ देते हैं कि लोगों के आंखों में चुभे और लोग वहां से भाग जाएं। टीयर गैस में इन चारों में से क्या पाया जाता है? टीयर गैस के अंदर पाया जाता है क्लोरीन, टीयर गैस के अंदर पाया जाता है क्लोरीन। तो उसके अकॉर्डिंग क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन नॉट पिसरिन, क्लोरोपिक्रिन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लोरोपिक्रिन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। चलिए, टीयर गैस इज ऑल्सो नोन एज लैक्रीमेटर एजेंट, is a chemical compound that is mostly used as a weapon as it cause severe eye, respiratory and skin irritation. आंसू गैस को लैक्रीमेटर एजेंट के रूप में जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग ज्यादातर हथियार के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह आंख, श्वसन और त्वचा में गंभीर जलन पैदा करती है। क्लोरोपिक्रिन is a constituent of tear gas and is responsible for causing irritation. क्लोरोपिक्रिन की वजह से ही जो टीयर गैस हम कहीं पर छोड़ेंगे तो सांस लेने पर या बॉडी पर या आइस पर वो इरिटेशन, चुभन पैदा करेगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। ओजोन लेयर इन चारों में से किसे ऑब्जर्व करती है? देखो, ओजोन लेयर क्या होती है ना, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। यूवी रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें सूरज से आती हैं धरती तक, लेकिन वो धरती तक पहुंच नहीं पाती। अगर वो धरती तक पहुंच जाएंगी तो हमारी बॉडी को, हमारे पेड़ पौधों को, अनाजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यूवी रेस 3 प्रकार की होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं एक डायग्राम से। ये सूरज है, सूरज से आपको दिख रहा होगा कि 3 प्रकार की रेज आ रही हैं। सूरज से 3 प्रकार की रेज आ रही हैं। एक यूवी ए रेज आ रही है, यूवी बी रेज आ रही है और यूवी सी रेज आ रही है, ठीक है। तो यूवी सी रेज जो है उसको तो ओजोन लेयर कंप्लीटली रोक लेती है, उसको तो ओजोन लेयर कंप्लीटली रोक लेगी। यूवी बी रेज का कुछ पार्ट, यूवी बी रेज का कुछ पार्ट धरती तक पहुंच जाता है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट यूवी बी का ये यहां पर रोक लेती है। अब आता है यूवी ए। यूवी ए ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, तो यूवी ए को मतलब ओजोन लेयर कैन नॉट एब्जॉर्ब, यूवी रेस कैन नॉट एब्जॉर्ब
ओजोन लेयर कैन नॉट एब्जॉर्ब यूवीए। तो यूवीए, यूवीबी और यूवीसी 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें, 3 प्रकार की यूवी रेज हैं। यूवीए कंप्लीटली धरती पर आती है, यूवीबी का कुछ पार्ट धरती पर आता है, लेकिन यूवीसी कंप्लीटली ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलो, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए, एक वाटर लिफ्टिंग पंप है। जैसे हमने मोटर चलाई तो पंप चला, हमने मोटर चलाई तो पंप चला, और उस पंप से पानी ऊपर की तरफ आया, उस पंप से पानी की मूवमेंट हुई ऊपर की तरफ। अब पानी ऊपर जाए या पानी नीचे जाए, ठीक है, उसमें एक एनर्जी बन रही है। अब एनर्जी बनी क्यों है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। तो यहां पर जो पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रही है। तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पानी के पंप को चलाते ही, इलेक्ट्रिक पंप को चलाते ही इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ध्यान रखिए बात को। अगला क्वेश्चन आइए बेटा। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, यानी कि गाड़ियों में, बाइकों में किस प्रकार का मिरर यूज किया जाता है पीछे से आती हुई गाड़ी को देखने के लिए। पीछे से गाड़ी, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो यहां पर हमारा साथ में एक साइड रियर मिरर लगा होता है कि पीछे का हम लोग देख सके। वो मिरर किस प्रकार का है? वो मिरर किस प्रकार का है? आंसर जो मर्जी हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। वैसे इसका आंसर कॉन्वेक्स है, तो राइट आंसर इज कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। जैसे आपकी ये गाड़ी है, या आपकी गाड़ी का साइड का शीशा है, तो इस साइड के शीशे में कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर बहुत दूर के एरिया को भी दिखाता है कि जैसे पास का हो। तो जो गाड़ी हमें बहुत दूर दिख रही है, हो सकता है कि वो गाड़ी पास में हो सकता है कि वो गाड़ी पास में हो, ठीक है। अब जैसे हम गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं, तो हेडलाइट, हमारी जो लाइट जली, बल्ब जला, हमारा बल्ब शीशे से पीछे होता है, और शीशे पर उसकी लाइट लगते ही उसकी लाइटें ऐसे फैल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर हमारा ये बल्ब लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, और यहां पर हमारी ये गाड़ी की आगे लाइट का, हेडलाइट का शीशा है, तो जैसे ही लाइट यहां पर पड़ रही है, ये लाइट ऐसे करके फैल जाती है। ये लाइट ऐसे फैल रही है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि गाड़ी की हेडलाइट पर या बाइक की हेडलाइट पर कौन सा मिरर यूज करेंगे, तो कॉनकेव मिरर गाड़ियों की हेडलाइट पर यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर गाड़ियों की हेडलाइट पर यूज किया जाता है, राइट। यह हुआ हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा रेलवे 2024 की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि उसका इस बार एग्जाम जरूर 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 क्लियर हो, अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट और एडवाइस रहेगी कि 2024 में रेलवे और एसएससी इन दोनों की साथ में तैयारी करें। रेलवे और एसएससी इन दोनों की मिलकर साथ में तैयारी करें। जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, दिल्ली पुलिस है, साथ में रेलवेज का एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, जहां जहां आप लोग एलिजिबल हो उन सब की तैयारी करो, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे और एसएससी दोनों की मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो बच्चे एसएससी का महापैक आप लोगों ने लेना है। लेकिन अगर आप केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप रेलवे पर जाएंगे। अभी आपका एएलपी की तैयारी कर रहे होगे आप लोग, एएलपी क्लिक कीजिए। एएलपी का नया बैच 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपने केवल ये लाइव क्लास का बैच ना लेके आपने लेना है महापैक। आप लेंगे महापैक। महापैक पर आप लोग क्लिक करेंगे। जो भी एएलपी का बैच स्टार्ट हो चुका है या जो बैच अभी 13 तारीख को स्टार्ट होगा, वो दोनों बैच आपको रेलवे के महापैक के अंदर मिल जाएंगे। रेलवे के महापैक में आपको सारे के सारे लाइव बैचेस, चाहे एएलपी के एग्जाम से पहले अभी 2 स्टार्ट हो रहे हैं, 2 और भी स्टार्ट होंगे, वो सारे बैच आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एक क्रैश कोर्स आएगा, वो भी आपको रेलवे के महापैक के अंदर मिल जाएगा। एक रिवीजन बैच आएगा, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। साथ साथ 1300 टेस्ट सीरीज आपकी यहां पर हमने ऐड कर दी है। डेली लाइव क्लास चलेगी। आपको 1300 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है, सेक्शन वाइज है, करंट अफेयर की वीकली टेस्ट है और प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे।
400 से ज्यादा ई बुक्स और यहां पर आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है, मैथ की, रीजनिंग की, आपके जीएस के हर सब्जेक्ट की, तो आप यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हो। इस महापैक में आपको इसी आपके एक कोर्स में आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की तैयारी कराई जाती है। यानी कि टोटल 5 एग्जाम्स आपके केवल इससे कवर हो जाएंगे। आपने बाय नाउ पर क्लिक करना है बेटा, आप कोड लगाएंगे Y724, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही आपको यह कोर्स केवल 1839 रुपए की एक नॉर्मल फीस के अंदर मिल जाता है। ठीक है, क्या करना है आपने इस कोर्स को 8,000 में नहीं खरीदना। आप कोड लगाएंगे Y724 और रेलवे के 2024 में सभी एग्जाम्स को पास करने के लिए रेलवे के महापैक में आप लोग जुड़ जाएंगे। कोड लगेगा Y724, आपका फीस हो जाएगी केवल 1839 रुपए की। अगर आप यही कोर्स मेरा कोड लगाकर एप्लीकेशन से एनरोलमेंट करते हो तो यही फीस आपको 1700 रुपए की या 1750 रुपए की आपको यह पड़ जाएगी। अलग अलग प्राइस क्यों है? आपको ऐप में ना कुछ कॉइन्स मिलते हैं, आपको ऐप में कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो उन कॉइन्स की वजह से बेटा आपकी ये फीस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, राइट। तो जैसे आपका मन करे, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप लोग एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का महापैक डिस्काउंट कोड यही लगेगा बेटा दोनों में। अगर केवल रेलवे की कर रहे हो तो रेलवे का महापैक, सिर्फ एएलपी का लाइव बैच में लाइव क्लास चाहिए तो एएलपी का आपको कोर्स लेंगे, डिस्काउंट के लिए Y724 कोड लगेगा। ठीक है भैया। इसी के साथ साथ 2 बातें और भी हैं, हम लोग आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं। यूट्यूब पर अगर आप जाते हैं, आपने चैनल ऑलरेडी हमारा खोला हुआ होगा, अभी चैनल बेटा ऑलरेडी आपने खोला हुआ हमारा, यहां पर आप जाइए एसएससी अड्डा के चैनल पर। एसएससी अड्डा के चैनल पर अगर हम जाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि चैनल यहां पर खुला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा जूम सा लग रहा है मुझे। हम यहां पर इसे क्लिक करें अगर, तो आपको दिख रहा होगा कि एक तो रेलवे के चैनलों को सब्सक्राइब कर दो, रेलवे का चैनल अलग बन रहा है। एक आपकी जीडी के लिए, आपके जीडी के लिए एक फ्री बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, जीडी का हम आपके लिए फ्री बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ये बेटा आपके लिए ही है कि जीडी का बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री करा दिया गया। तो आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर दो कि आप यहां पर जाकर केवल इस सेशन को यहां पर बेटा जाकर लाइक कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। कि यहां पर